अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद का मौसम आज अब्बर आलूद था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात की तारीकी हासू फैली हुई थी। हर तरफ खामोशी का राज था। हर कोई अपने नरम गर्म बिस्तरों में घुसे नींद के मजे लूट रहा था। वहीं एक नाजुक सरापा होश व हद से बेगाना अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। खूबसूरत चेहरे पर स्ट्रेट कट बालों की लिटें बिखरी पड़ी थी। खिड़की के खुले पाट से मसल से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आती तो वो नाजुक सरापा खुद में सिमट जाता। तभी खामोशी से एक वजूद खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। वो धीरे धीरे चलते हुए बेड तक आया और वहीं खड़े होकर अपनी नीली कांच सी आंखों से सोए हुए वजूद के एक एक नक्श को अपने दिल में उतारने लगा। तुम सोई हुई और भी प्यारी लगती हो मेरी जिंदगी। उस वजूद ने धीरे से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथों से परे करते हुए खुद कलामी की। इस वक्त तुमसे ज्यादा मासूम और खूबसूरत कोई और लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी कैंची की तरह तेज चलने वाली जुबान जो बंद है मेरी जिंदगी। उस वजूद ने उसके गुलाबी गालों पर धीरे से हाथ फेरते दोबारा खुद कलामी करते हुए बेड पर उसके बाजू एहतमाम से बैठ गया। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी के नजर हुए और तभी अचानक सोए हुए वजूद ने नींद में करवट बदली तो पास बैठे शख्स की गोद में उसका सर आ गया। अरे वाह, मुझे मालूम होता कि तुम मेरे बैठने का इंतजार कर रही हो तो मैं आते ही तुम्हारे पास बैठ जाता मेरी जान। उसने मारी खुशी में उसके बालों में तेजी से उंगलियां चलानी शुरू कर दी। तभी नींद में हलाल की बना पर वो कसमसाती हुई मुंदी मुंदी आंखें खोल कर बैठी। मगर जो ही उसकी नजर मुकाबल पर पड़ी तो वो सटपटाती हुई अपनी आंखें खोल कर होनकू की तरह देखने लगी। अभी नींद टूटने की वजह से उसकी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मगर जैसे ही वो समझी तो एक झटके से उसकी गोद से अपना सर हटाती उठ बैठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस वक्त नींद से बोझल शुरू होती आंखें लिए वो गुस्से से तकरीबन दहाड़ी थी। चलाओ नहीं बेवकूफ लड़की, मुकाबले ने बहुत ही तेजी से कहते हुए अपना बारी हाथ उसके लबों पर रख दिया। हटाओ अपना हाथ। उसने अपने लबों पर से मुकाबले का मजबूत हाथ हटाने की कोशिश करते हुए अटक अटक कर कहा। मुकाबले की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसके अल्फाज और आवाज़ अंदर ही कहीं दबकर टूट टूट कर निकले। हटा दूंगा, मगर तब जब तुम नहीं चीखोगी। वैसे भी शोर मचाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा थोड़ी कुछ बिगड़ने वाला है। तुम्हारे अपने ही आकर तुमसे सवाल पूछने बैठ जाएंगे। मुकाबले ने जान जलाती हुई मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए कहा तो उसकी हैजल ग्रीन आंखों में नमी तैरने लगी तो उसने फौरन से बेशतर अपना बारी हाथ हटा लिया। तुम क्यों आए हो? उसने आज़ादी मिलने पर लंबी लंबी सांस ली और तरफ का कहते हुए बेड से नीचे उतर गई। मुझे मेरी प्यारी सी बीवी की याद आ रही थी, इसलिए चला आया। मुकाबले ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा तो उसका खून खोल उठा। अपनी बकवास बंद करो मिस्टर दिलावर शाह, मैं और तुम्हारी बीवी कभी नहीं। लारेब ने काट खाने वाले अंदाज में कहा तो उसकी बात पर दिलावर शाह मुस्कुराने लगा। लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी है मिसेस दिलावर शाह, इसलिए तुम अपनी नकात को भूल गई हो। दिलावर अचानक बेड से उतरता बिल्कुल उसके सामने खड़ा होते हुए गोया हुआ। तुम्हें तो मैं, लाड़ेब ने दांत पीसते हुए इतना ही कहा था कि दलावर ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और बोला, देख लूंगी तो देखो ना मेरी प्यारी सी भूली सी वाइफ। मैं तो दिलो जान से तुम्हारा हो गया हूँ। बस चाहता हूँ कि तुम भी मेरी आंखों में देखकर उसमें डूब जाओ। मगर कहते हुए दलावर उसके एकदम करीब होता उसकी आंखों में अपनी नीली कांच सी आंखें गाड़ते हुए थोड़ा रुक गया। फिर उसके चेहरे पर आते बालों को हाथों से पीछे करता दोबारा गोया हुआ। तुम मुझे देखती ही तो नहीं हो। इस बार दलावर उसके और करीब होने लगा, इतना कि उसकी गर्म गर्म सांसें लारे अपनी गर्दन पर महसूस करने लगी। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझे तुम? अब यहाँ से जाओ। लारेब ने उसे पड़े धकेलते हुए गुस्से से सुरख आंखें लिए हुए कहा। ओहो, अब समझा कि तुम ये बार बार क्यों कह रही हो कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, क्योंकि तुम सचमुच में एक नंबर की बुलक्कड़ हो। मगर इतना भी क्या भूलना कि इंसान अपना नकाब भी भूल जाए। ची 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 ची। दलावर ने जानबूझकर उसे तैश दिलाने वाले अंदाज में कहा और मुस्कुराने लगा। मैं कोई बुलक्कड़ नहीं हूँ, तुम होगे बुलक्कड़। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुमने किस तरह से जबरदस्ती निकाह किया था, इसलिए ही तो मैं तुमसे डरकर यहाँ भाग आई हूँ। लाडेब ने हमारे तैश में खुद ही सब कह दिया और आड़ में अपनी जल्दबाजी पर जुबान दांतों तले दबा ली। ओ, तुम्हें मुझसे डर लगता है? दिलावर ने अजीब नजर से देखते हुए कहा और दोबारा उसके करीब आने लगा। नहीं लगता डर, मैं किसी से नहीं डरती और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। लारेब अंदर ही अंदर डर तो रही थी, मगर जाहिर नहीं होना देना चाहती थी, इसलिए ना डर होते हुए कहा और पीछे होते गई। लारेब जितना पीछे होती जाती दिलावर इतना ही करीब आता जाता। लारेब पीछे जाते जाते दरवाजे से लग गई और दिलावर ने फौरन अपने दोनों हाथ उस तरफ इसी तरह से दरवाजे पर रख दिए कि लारेब हाथों के बीच में फंस गई। मुझसे डर लग रहा है? दिलावर ने अपनी नीली कांसियां को उसकी आंखों में गाड़ते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, लारेब ने धक धक करते दिल के साथ अटल लहजे में कहा।
اچھا، تو گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آ چکی ہو؟ تمہیں کیا لگا کہ میں تم تک نہیں پہنچ پاتا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر تم پاتال میں بھی چلی جاتی نا تو میں تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ دلاور نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے میں گھساتے ہوئے کہا تو لاڑیب نے سٹپٹاتے ہوئے اس کو پیچھے دھکیلا۔ میں تم سے ڈر کر یہاں بالکل نہیں آئی، بلکہ مجھے اپنی شادی کے وقت ڈیڈی کی بہت یاد آ رہی تھی اور اس گھر میں ہر طرف ان کی یادیں ہی بسی تھی، اس لیے وہاں سے یہاں بھاگ آئی ہوں۔ لاڑیب نے صاف جھوٹ بولا تو دلاور کا چھت پار کہکا فضا میں گونج اٹھا، جسے روکنے کے لیے فوراً سے بیشتر لاڑیب نے اس کے منہ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا۔ اپنے دانتوں کی نمائش کرنا بند کرو اور یہاں سے جاؤ۔ لاڑیب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے رکھے ہی دانت پیس کا کہا تو دلاور نے فٹافٹ اپنے لب اس کے نازک ہاتھوں پر رکھتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کاش ایسا ہوتا، یہ وقت یوں ہی رک جاتا، کم سے کم میں تمہارے پاس تو رہتا۔ اس کی نظروں سے سٹپٹاتے ہوئے لاڑیب نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا دیا۔ تم میری ہو لاڑیب اور میری ہی رہو گی۔ تم اس سچ کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لاڑیب، بہت محبت۔ دلاور نے ہمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کی تھوڑی اٹھائی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی خطا کرتا۔ لاڑیب دہار اٹھی، دفع ہو جاؤ گھٹیا انسان، میں اس قاصدی رشتے کو بالکل نہیں مانتی، وہ نہ ہی اس سے پہلے کہ لاڑیب اپنی بات مکمل کرتی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازے پر ہوتی دستک کو سن کر لاڑیب کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً سے بیشتر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کھولا اور دراور کو اس کے پیچھے چھپا دیا۔ لاڑیب بیٹا، تم چلا کیوں رہی تھی؟ سلمیٰ بیگم نے نیند میں بوجھل آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں مما، بس خواب دیکھ رہی تھی تو اچانک سے چیخ بیٹھی۔ لاڑیب نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جھوٹ بولا، میں تمہارے پاس سو جاؤں؟ اصل میں پانی پینے کچن میں آئی تھی تو تمہاری آواز آئی۔ اب کی بار انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زبردستی کھولتے ہوئے کہا اور اندر آنے لگی۔ نہیں مما، اب جا کے سو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لاڑیب نے زبردستی کی مسکان چہرے پر سجاتے ہوئے کہا اور دل ہی دل میں دلاور کو گالیاں دینے لگی۔ جبکہ دلاور اس کے جھوٹ اور حرکت پر مسکرانے لگا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ لاڑیب اسے چھپا رہی تھی۔ مارے خوشی کے دروازے کے ہینڈل کو پکڑے لاڑیب کے ہاتھ پر دلاور نے دھیرے سے بوسہ دیا۔ لاڑیب کو لگا کہ گرم کوئلہ کسی نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ وہ جلدی سے مما کو رخصت کرتی جیسے ہی دروازہ بند کیا تو دلاور بالکل اس کے سامنے ہو گیا۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو، میں تم سے طلاق لے کر رہوں گی اور اگلے ہفتے یاسر سے شادی کر کے رہوں گی، لاڑیب نے ایک دم اٹل لہجے میں کہا اور وہاں سے ہٹتی اپنے بیڈ پر آ گئی۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی، ویسے مجھ سے اتنا نفرت کرتی ہو تو آنٹی سے جھوٹ کیوں بولا؟ دلاور نے ایک بار پھر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں مسٹر دلاور شاہ، لاڑیب نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا اور روح موڑ لیا۔ رات کافی ہو گئی ہے بیگم، اس لیے جا رہا ہوں، میرا اتنی رات کو یہاں رہنا مناسب نہیں، ویسے شرعی طور سے دیکھا جائے تو اس گھر میں مجھے اسی کمرے میں ہونا چاہیے۔ کیوں مسز دلاور شاہ؟ اس نے لاڑیب کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے شرارت سے کہتے ایک جھٹکے میں اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس سے پہلے کہ لاڑیب کچھ کہتی وہ فوراً سے بیشتر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ گڈ نائٹ میری جان، میری تو رات اب تمہیں سوچتے ہی گزرے گی، کم سے کم تم چین سے سو جاؤ، دلاور نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔ بدتمیز، جاہل، اجڑ، گوار انسان، گھٹیا انسان، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گی، میں تم سے طلاق لے کے رہوں گی، لاڑیب نے غصے سے پھنکارتے ہوئے خود کلامی کی۔ بڑا آیا میرے ساتھ زندگی گزارنے والا، میں نے تم سے ایک مرتبہ کہا تھا دلاور، میں آگ ہوں، آگ، جل جاؤ گے، مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، تو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، تم خود مجھ سے دوڑتے ہوئے طلاق دینے آؤ گے۔ لاڑیب دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوتی غصے سے سورج چڑیلی بستر میں گھس گئی۔ داجان، آپ دلاور کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ دانیہ داجان کے کمرے میں بیٹھی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ جب سے وہ اسلام آباد گیا تھا تب سے دانیہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ وہ سارا دن فارغ رہتی تھی کیونکہ حویلی میں ملازموں کی کمی جو نہیں تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی سوچتی رہتی تھی کہ کہاں اپنے گھر میں اتنے اسے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی تو کہاں یہاں پر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ تو یوں ہی حویلی میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ایک لڑکی جو ٹہری، اسے بھی بیاہ کر ایک دن دوسرے گھر میں چلے جانا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھی سادی اور سعادت مند بچی تھی۔ جب سے آئی تھی داجان کے منع کرنے کے باوجود ان کے چھوٹے موٹے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ کبھی من کرتا تو کھانا بھی بنا دیتی اور جب بھی داجان اسے منع کرتی تو کہہ دیتی یہ سب کر کے مجھے خوشی ملتی ہے۔ اس کا دل بار بار دلاور شاہ کی ایک جھلک دیکھنے کا منتظر تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ دیکھوں داجان اس کی شادی کو لے کر کیا سوچا ہے۔
अरे बेटी, मेरा बस चलता तो कब का नकाब करवा देती, मगर दिलावर अभी शादी के लिए राजी नहीं है। खैर से अब तुम्हारे लिए भी तो रिश्ता देखना पड़ेगा। इस दफा दिलावर को आने दो, दोनों के लिए रिश्ता देखती हूँ। दाजा ने धीमी सी मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए कहा। अपनी शादी का सुनकर तानिया ने शर्म से चेहरा झुका लिया, मगर दिलावर के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई। या अल्लाह, दाजान को बाहर देखने की क्या जरूरत पड़ गई? जब घर में लड़का लड़की मौजूद है तो कौन बाहर की हाँक छाने? या खुदा, मेरी दाजान के दिल में ये बात डाल दीजिए कि हम दोनों की ही शादी कर दे। बैठे बैठे दानिया के दिल ने सच्चे मन से दुआ की। दानिया, क्या सोच रही हो बेटा? दीजान से गहरी सोच में डूबे देखा तो पूछ बैठी। कुछ नहीं दाजान, बस मैं ये सोच रही थी कि दिलावर के लिए कैसी लड़की ढूंढना चाहिए। दानिया ने खुश्क होते होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। मेरी दिलावर की दुल्हन ऐसी होनी चाहिए कि जिसे बहुत मोहब्बत करे। मेरा बच्चा बचपन से मोहब्बत और रिश्तों का प्यासा है। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी परवरिश करने में, मगर उसकी आंखों में हमेशा उस कमी को महसूस किया। दाजान बोलते बोलते अपने बेटे, बहू और दिलावर को सोचकर रोने लगी। आप रोइए नहीं दाजान, खुदा सा बेहतर करेगा। इंशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की दिलावर को मिलेगी। दानिया ने उनके आंसू साफ करते हुए कहा। फिर उनका सर दबाती उन्हें सुलाने लगी। या अल्लाह, मेरी दानिया और दिलावर के नसीब अच्छे करना। दाजान ने सोचते हुए आंखें मूंद ली। लाडेब और यासर की शादी में सिर्फ 6 दिन बाकी थे। यासर हर चीज़ लाडेब की पसंद से लेना चाहता था, इसलिए दोनों रोज़ ही साथ नजर आते, कभी शॉपिंग मॉल तो कभी होटल। लाडेब खुशी खुशी यासर के साथ शॉपिंग करती। दिलावर शायद अपने सब कामों को ताक में रखे बस उन दोनों का पीछा करता। लाडेब ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि दिलावर चुप नहीं बैठने वाला। जब वो बाहर निकलती दिलावर को जरूर देखती, और जैसे ही उसे नजर आता वो दिलावर को जलाने के लिए ज़बरदस्ती यासर के साथ और ज़्यादा हंस हंस कर बातें करती। दिलावर 3 रोज से ये सब देख देख कर खून के घूंट बढ़ रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि यासर के साथ क्या कर डाले। उसे खुद पर ताज्जुब भी होता कि लाडेब की इतनी बेरूही पर भी वो उसके लिए पागल हुआ जा रहा था। हर जगह उसकी इतनी इज्जत थी सिवाय लाडेब के सामने। वह लाडेब से मोहब्बत नहीं करता था, ना करता तो शायद उसके अंदाज पर उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। मगर हाय रे मोहब्बत, जो जो ना करवा दे। इतना अमीर कबीर इज्जतदार इंसान उसके पीछे रुल कर रह गया था। अभी भी लाडेब और यासर ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते हुए तो दिलावर भी पीछे से शॉप में दाखिल हो गया, मगर एकदम कोने वाली कुर्सी पर चेहरा झुकाए बैठ गया ताकि वो दोनों से देख ना पाए। लाडेब, ये वाला सेट ले लो, बहुत ही खूबसूरत है। यासर ने एक सेट की तरफ इशारा किया तो लाडेब भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। वाह, बहुत प्यारा है, लाडेब ने खुश होते हुए कहा। अरे, इतना भी प्यारा नहीं, जब तुम्हारे गले में जाएगा तो इस सेट की खूबसूरती दोबाला हो जाएगी। कहते हुए यासर अचानक ही वह सेट उठाकर लाडेब के गर्दन से बाल हटाता उसे गले में पहना कर देखने लगा। लाडेब तो उसके लिए तैयार नहीं थी और जैसे कि ये हरकत उसे बहुत बुरी भी लग रही थी। उसे नागवारी से जैसे ही कुछ बोलने के लिए लब वाक किए, तभी उसकी नज़र कोने में बैठे दिलावर पर पड़ गई और वो अपना इरादा बदलती हुई गोया हुई। बहुत अच्छा, शुक्रिया यासर, लाडेब ने जबरदस्ती की हंसी चेहरे पर सजाते हुए बुलंद आवाज में कहा। दिलावर तो ये सब देखकर पागल ही होने लगा। उसका दिल चाहा किसी शॉप में ही दोनों को ठीक करके रख दे, मगर लाडेब की इज्जत का सोचते हुए वो मुठ्ठियां बेचते खामोशी से अपने गुस्से पर काबू पाता लाल भूखा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से खून छलक पड़ेगा। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, दिलावर भी कुर्सी को ठोकर मारता हुआ तैश में दरदराता हुआ पीछे निकल गया। दोनों एक आइसक्रीम पार्लर में बैठे आइसक्रीम का इंतजार करने लगे। जैसे न जाने क्या कहा कि लाडेब की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वेटर आइसक्रीम के 2 कप टेबल पर रखता पलट गया। यासिन ने बहुत ही प्यार से एक कप उठाया और लाडेब की तरफ जज्बे लौटाती नजरों से देखते हुए उसे थमाने लगा। इससे पहले कि लाडेब कप थामती दिलावर के सब्र का पैमाना खत्म हो गया और फौरन से बेस्तर चलता हुआ उन तक आया और छटपटते हुए कप को उठाकर फेंक दिया। दोनों ने एक साथ दिलावर की तरफ देखा। तुम, ये क्या हरकत थी? लाडेब ने गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ लाडेब, ये सब क्या है? दिलावर ने गुस्से से शुरू होते हुए चेहरे के साथ उसे कांधों से थामते हुए झंझोड़ते हुए कहा। दिलावर, क्या कर रहे हो? यासर तो अचानक होने वाली सूरत से परेशान होता बहुत ही घबराते हुए बोला। तुम बीच में मत बोलो, ये हम मियाँ बीवी के आपस का मामला है। दिलावर शाह ने यासर के बीच में कूदने पर गरजते हुए कहा। तो जहाँ वो उसकी गर्ज से डर गया, वहीं उसकी बात पर सख्त रह गया।